हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत के प्रमुख 42 लोक नृत्यों के बारे में। हम बारी बारी से लोक नृत्य के बारे में जानेंगे और उन लोक नृत्य से जुड़ी उनकी महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनसे क्वेश्चन बनते हैं भारतीय लोक नृत्य से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लोक नृत्य बुर्रा कथा लोक नृत्य। तो बुर्रा कथा जो लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बुर्रा शब्द तंबूरा नामक वाद्य यंत्र को संदर्भित करता है, जो एक संगीत वाद्य यंत्र तथा कथा का तात्पर्य कहानी होता है। बुर्रा कथा को वर्ष 1942 में गुंटूर जिले में विकसित किया गया था। इसका आयोजन विशेषकर दशहरा तथा संक्रांति त्यौहार के समय किया जाता है। यह लोक नृत्य समूह में किया जाता है और समूह में एक मुख्य कलाकार और 2 सह कलाकार होते हैं। इसमें मुख्य कलाकार एक कहानी सुनाता है और सह कलाकार उसका सहयोग करते हैं। यह लोक नृत्य का एक कथात्मक मनोरंजन है, जिसमें प्रार्थनाएं, एकल नाटक, नृत्य, गीत, चुटकुले और कविताएं शामिल होती हैं। इस नृत्य की कथाओं के विषय या तो हिंदू पौराणिक कहानी जैसे जंगम कथा या समकालीन सामाजिक मुद्दा होता है। बुर्रा कथा खानाबदोश लोगों के भक्ति गीतों के रूप में शुरू किया गया था। बाद में यह लोकप्रिय कला का रूप बन गया और इस लोक नृत्य में मुख्य कलाकार कहानी सुनाता है और तंबूरा बजाता है और संगीत पर नृत्य करता है। बुर्रा कथा बताने वालों को बुडंजगालू या बुडजंगालू कहा जाता है। बुडजंगालू कहा जाता है। अगला लोक नृत्य है कोया नृत्य। आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में रहने वाली कोया जनजाति में भी प्रचलित है। यह नृत्य हर वर्ष फसल की कटाई के समय अप्रैल माह में किया जाता है। कोया नृत्य पुरुष और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें मयूर नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य छोटे चरणों में संगीतमय और लयबद्ध होकर किया जाता है। इस नृत्य में बांस की बनी हुई बांसुरी का प्रयोग भी किया जाता है। इसी नृत्य में जनजातीय संस्कार, उनके अनुष्ठान, उनका महत्व और सामूहिकता की ऊर्जा की दर्शन होते हैं। अगला लोक नृत्य है बिहू लोक नृत्य। बिहू असम राज्य का एक लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य क्रमशः फसल की शुरुआत, धान की रोपाई तथा फसल की अवधि पूरी होने पर किया जाता है। अर्थात यह नृत्य असम के फसल चक्र को चिह्नित करता है। यह लोक नृत्य समूह में किया जाता है तथा इसमें पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता कलाकारों के कदमों का ऊर्जा से परिपूर्ण होना तथा हाथों का त्वरित संचालन है। इस नृत्य के कलाकारों की वेशभूषा रंग बिरंगी तथा वेशभूषा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। पुरुष धोती तथा गमोचा एवं महिलाएं साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। बिहू नृत्य 3 प्रकार के होता है। पहले है बोहाग बिहू, इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। दूसरा है भोगली बिहू, इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। और तीसरा है कोंगाली बिहू, इसे कटी बिहू भी कहा जाता है। अब लेते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट असम का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह भारत में किए गए अभिनय नाटकों का एक वर्ग है। अंकिया नाट की एक विशेष प्रस्तुति को भावोना कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। अंकिया नाट का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। इस लोक नृत्य के आविष्कार का श्रेय मध्यकालीन संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर दत्त को दिया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ आमतौर पर प्रस्तावना या पुरंगा के साथ शुरू होता है। इस नृत्य को कलाकारों जैसे संगीतकार, गायक व नर्तक द्वारा झांझ, मजीरा तथा पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों को बजाते हुए किया जाता है। अंकिया नाट का मुख्य विषय कृष्ण की पूजा पर केंद्रित होता है। अंकिया नाट का प्रदर्शन ब्रजावली में भगवान को स्तवन के बाद संस्कृत में द्विभाषी के साथ शुरू होता है। जाट जटनी लोक नृत्य। जाट जटनी उत्तरी बिहार के मिथिला और कोशी
क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का आयोजन सावन से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाता है। यह विशेषकर मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। यह लोक नृत्य युगल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह लोक नृत्य कई सामाजिक विषयों जैसे गरीबी, प्रेम, दुख आदि को प्रस्तुत करता है। इस लोक नृत्य का विषय जाट जटनी की प्रेम कहानी से संबंधित होता है। यह लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत यक्ष के आह्वान और बारिश की प्रार्थना के साथ होती है। इस नृत्य में प्यार, विरह, गुस्सा आदि को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है विदेशिया नृत्य। तो यह नृत्य बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित नृत्य नाटिका का एक प्रचलित लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। विशेष अवसरों पर इस नृत्य का प्रदर्शन बेहद लोकप्रिय है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में हुई थी। इस नृत्य का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों, विरोधाभासी विषयों जैसे शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब आदि विषयों के माध्यम से जनता को जागरूक करना है। इस नृत्य की शैली अपनी लयबद्ध भाषा, मधुर गीत और आकर्षक संगीत के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इस नृत्य में सामान्यतः पुरुष की भागीदारी करते हैं। महिलाओं की भूमिकाएं पुरुष और महिलाओं के वस्त्र पहनकर निभाते हैं। पुरुष अपनी पोशाक में धोती या शर्ट या और पतलून पहनते हैं। यह नृत्य भोजपुरी संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। अगला है फुगड़ी लोक नृत्य। तो यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कुआ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य सामान्यतः भाद्रपद के महीने में किया जाता है। इसके अलावा यह लोक नृत्य कई धार्मिक त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और अन्य सामाजिक और धार्मिक अवसरों में भी किया जाता है। यह लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं व्रत या गोल चक्कर बनाते हुए पंक्ति में नृत्य करती हैं। प्रदर्शन के दौरान नर्तक अधिकतम गति से मुंह से हवा उड़ाते हैं या फू शब्द में अभिव्यक्त होता है, इसलिए इसका नाम फुगड़ी रखा गया है। इस नृत्य को कुछ निश्चित चरणों, हाथ के इशारों और हाथ को गोद में रखकर किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हिंदू देवताओं के आह्वान के साथ होती है और इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है दशावतार लोक नृत्य। दशावतार लोक नृत्य गोवा का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य भगवान विष्णु के 10 अवतारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य कोंकण क्षेत्र में 16वीं शताब्दी से आज तक मनाया जाता है। यह लोक नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत भगवान गणपति को समर्पित प्रार्थना के साथ होती है। इसमें सूत्रधार जो एक स्टेज मैनेजर के द्वारा वेदों की चोरी का विषय भी तेज और स्पष्ट शब्दों के साथ बताया जाता है। इस नृत्य में भगवान ब्रह्मा, देवी सरस्वती और दानव शंखासुर की भूमिका निभाने वाले कलाकार भी देखे जा सकते हैं। नृत्य की इस विद्या में संगीत का प्रयोग भी किया जाता है। इस लोक नृत्य में संगीत के बाद मुख्य नाटक शुरू होता है जो आख्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें महाकाव्यों तथा पुराणों कहानियों से संबंधित विषय सम्मिलित होते हैं। यह सूर्योदय के समय समाप्त होता है। अगला है डांडिया रास। यह गुजरात का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य इतना लोकप्रिय है कि इसका प्रदर्शन न केवल गुजरात बल्कि संपूर्ण भारत में किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि के उत्सव के समय किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर एक समूह में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की खास विशेषता नर्तकों तथा नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली रंगीन पोशाक तथा नृत्य दर्शन के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली रंग बिरंगी लाठी होती है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिलाएं दोनों हाथों से डंडे या बांस की छड़ें जो होती हैं छोटी, लोक नृत्य करते हैं। यह छड़ें विभिन्न रंगों से सजी हुई होती हैं, इसलिए इसे स्टिक नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत भक्ति गरबा नृत्य के रूप में हुई थी, जैसे देवी दुर्गा के सम्मान में किया गया था। इस नृत्य में पुरुष व महिलाओं के अलग अलग पहनावे, ड्रेस कोड होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली व ओंधनी पहनती हैं तथा पुरुष रंग बिरंगी पारंपरिक धोती और अंगरखा या कुर्ता पहनते हैं। अगला है गरबा लोक नृत्य। यह गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा लोक नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली आदि के अवसर पर महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है। गरबा नृत्य की उत्पत्ति गुजरात क्षेत्र में मानी जाती है। यह नृत्य महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है।
इस नृत्य में गोलाकार रूप में नृत्य करते कलाकार गीत गाते हैं और ताली बजाते हैं। गोलाकार रूप में ये कलाकार देवी की परिक्रमा करते हैं। यह लोक नृत्य शास्त्रीय भारतीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी के समान है। गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गर्भ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पेट और दीप होता है। गरबा नृत्य में कलाकार रंगीन और आकर्षक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। इसमें महिलाएं गुजराती पारंपरिक साड़ी, पेटीकोट, घाघरा और चोली पहनती हैं। पुरुष नर्तक कैडमियन शर्ट और बजानी पतलून पहनते हैं। नृत्य में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। खोरिया नृत्य, यह नृत्य हरियाणा राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मध्य हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत पसंद किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन शादियों और अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों पर किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाएं और लड़कियां नृत्य करने के स्थान पर गीत गाती हुई प्रवेश करती हैं और एक घेरे में खड़ी हो जाती हैं। और इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता नर्तकों की गति है। इस नृत्य में महिलाएं स्कर्ट, रंगीन चूड़ियाँ तथा भारी आभूषण पहनती हैं। और यह नृत्य आमतौर पर दूल्हे द्वारा अपनी दुल्हन को घर लाने के लंबे इंतजार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के द्वारा महिलाएं नव विवाहित जोड़े के साथ बारातियों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना भी करती हैं। झूमर लोक नृत्य, झूमर हरियाणा राज्य की विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाले एक लोक नृत्य है। इस नृत्य का नाम झूमर नाम के आभूषण के नाम पर रखा गया है, जिसे विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। यह नृत्य का आयोजन विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, किंतु शादी समारोह में इसका विशेष रूप से प्रचलन है। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल विवाहित महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है और इस नृत्य में रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं ढोलक और थालियों की थाप पर नृत्य करती हैं। इस नृत्य की शुरुआत एक लड़की एक गाना गाकर करती है। चूंकि इस नृत्य में पंजाबी गिद्दा का समावेश है, इसलिए इसे हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य की महिलाएं हरियाणवी पोशाक पहनती हैं, जो उनकी स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। अगला है फाग नृत्य। यह नृत्य हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। फाग नृत्य फाल्गुन माह में किया जाता है। यह नृत्य का समय फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच का होता है। यह लोक नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने हाथों, आँखों और पैरों के माध्यम से भावात्मक अभिव्यक्ति करती हैं। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं तथा इन गतिविधियों के साथ ध्वनि समन्वय किया जाता है। सामान्यतः यह लोक नृत्य एक मिश्रित नृत्य है, किंतु कभी कभी यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक मौसमी नृत्य है, जिसमें कृषक अपनी खुशी और जोश की अभिव्यक्ति करते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अलग अलग रंग में पारंपरिक परिधान पहनती हैं तथा पुरुष अपनी पगड़ी में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। अगला है करियाला नृत्य। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन आमतौर पर दशहरा उत्सव के आसपास अक्टूबर से नवंबर माह किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है। करियाला शब्द करोला से लिया गया है, जिसका अर्थ चिट्ठा या मजे करना होता है। इस नृत्य के विषय मिथकों, इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि पर आधारित होते हैं। यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिमला जिले में इसे करियाला नाम से जाना जाता है। कलाकारों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। भांड पाथर, यह जम्मू और कश्मीर का एक भारतीय पारंपरिक लोक नृत्य है। भांड पाथर हिंदू शासकों के समय में हिंदू मंदिरों में खेला जाता है। कल्लहण अपनी राज तरंगिणी नामक पुस्तक में उस समय में इसकी लोकप्रियता का वर्णन करते हैं। भांड पाथर समय समय पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। यह लोक नृत्य समूह में प्रदर्शित किया जाता है। यह लोक नृत्य नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है। इस नृत्य के माध्यम से कलाकार व्यंग्यात्मक लहजे में समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेशों को प्रसारित करते हैं। इस लोक नृत्य में अधिकांशतः विचार उत्तेजक वेशभूषा, संवादों, भाव भंगिमाओं और भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में कलाकार कथ्य का एहसास कराने वाली पोशाकों का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे लोगों का घंटों ध्यान बंधा रहता है। इस लोक नृत्य के माध्यम से घाटी के संघर्ष, भ्रष्टाचार और दूसरी सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया जाता है। अगला है धामली लोक नृत्य। तो धामली जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय लोक नृत्य। वस्तुतः यह एक भक्ति नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन विशेष अनुष्ठान के अवसर पर किया जाता है, किंतु यह नृत्य न्यारथ पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ करने में अधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य में ध्वजवाहक नृत्य पार्टी का नेतृत्व करता है और यह झंडा जमीन में टिका दिया जाता है। नर्तक इस झंडे के चारों ओर और घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य पुरुषों द्वारा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकों की वेशभूषा और आभूषणों तथा संगीत आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा कश्मीर की लोक संस्कृति का परिचय मिलता है। अगला है बयालता नृत्य। तो यह नृत्य कर्नाटक, विशेषकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र का एक अत्यंत रचनात्मक और पारंपरिक लोक नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के समय किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कलाकार महाकाव्यों से संबंधित कहानियों या कविताओं पर अभिनय करते हैं और नृत्य करते हैं। यह नृत्य बांस के डंडों या छड़ी के साथ खुले क्षेत्र या खेतों में किया जाता है, जो फूलों, आम के पत्तों और पौधों से तैयार किया जाता है। इस नृत्य के विषम भारतीय महाकाव्य, पुराणों आदि से लिए जाते हैं। इस नृत्य के विषय भारतीय महाकाव्य, पुराणों से लिए जाते हैं। यह नृत्य देवताओं के सम्मान में एक धार्मिक प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है। कुंडियाट्टम नृत्य। कुंडियाट्टम नृत्य, तो यह नृत्य केरल राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य का प्रदर्शन हिंदू मंदिरों में किया जाता है। इस लोक नृत्य को अधिकारित रूप से यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। कुडियाट्टम का अर्थ एक साथ खेलना या प्रदर्शन करना है। सामान्यतः यह नृत्य कई रातों तक चलता है। यह लोक नृत्य एकमात्र जीवित कला है जो प्राचीन संस्कृत रंगमंच से नाटकों का उपयोग करता है। प्राचीन काल में इस नृत्य का आयोजन केरल के मंदिरों में नाटकीय नृत्य पूजा के रूप में किया जाता था। अगला है मुडियाट्टम नृत्य। यह नृत्य केरल का एक आदिवासी लोक नृत्य है। यह नृत्य आदिवासियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। आदिवासी अपने त्योहारों के अवसर पर इस नृत्य को बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकियां छोटे लकड़ी के खड्डों पर खड़ी होती हैं और धीमे धीमे नृत्य की शुरुआत करती हैं। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता प्रतिभागियों के बाल होते हैं, जो तरंगों लयबद्ध रूप में नृत्य करते समय झूलते रहते हैं, जिससे यह नृत्य अत्यंत आकर्षित प्रतीत होता है। यह नृत्य संपूर्ण केरल में प्रचलित है तथा उत्तरी केरल में इसे नीला अट्टम भी कहा जाता है। मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश की खाना बदोश जनजातियों का एक प्रतिष्ठित लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेषकर मालवा पठार के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे बच्चे का जन्म, विवाह आदि। इस नृत्य में प्रदर्शन के दौरान महिलाएं अपने सिर पर एक छोटे घड़े या मिट्टी के बर्तन का संतुलित करती हैं। सामान्यतः मटकी नृत्य केवल एक नर्तक द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रदर्शन के अंत में अन्य महिलाएं और गायक उत्साह में शामिल हो जाते हैं। यह नृत्य केवल पठार के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिला अपने सर पर मटकी रखे हुए नृत्य करती है और संतुलन भी बनाए रखती है, अर्थात मटकी नीचे नहीं गिरती है। इस नृत्य में महिलाएं पोशाक में रंगीन लहंगा या साड़ी पहनती हैं। इसके अलावा भी विशिष्ट आभूषण भी पहनती हैं। यक्षगान। यह कर्नाटक राज्य के तटीय जिलों और आसपास के इलाकों में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है।
परंपरागत रूप से यह नृत्य का प्रदर्शन पूरी रात किया जाता है। वर्तमान समय में बेंगलुरु में यह इनका प्रदर्शन बारिश के मौसम में किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। यक्षगान की शुरुआत सर्वप्रथम उडुपी में माधवाचार्य के शिष्य नर हरि तीर्थ ने की थी। इस नृत्य के विषय हिंदू महाकाव्यों पुराणों जैसे महाभारत रामायण की कहानियों पर आधारित होते हैं। इसमें इसमें नायक राक्षस तथा महिला कलाकारों की वेशभूषा अलग अलग होती है। राजाओं और राजकुमारों के चेहरे गुलाबी रंग, भगवान कृष्ण और विष्णु का चेहरा नीला होता है तथा राक्षस का चेहरा भारी कृत्रिम पलकों आदि से युक्त बनाया जाता है। बरेदी नृत्य। बरेदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन दीपावली के त्यौहार से कार्तिक का पूर्णिमा तक किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। आदिवासी मंडली में घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोलक, झांझ, मजीरा, मदंग और डफली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं वे प्रश्न और उत्तर प्रारूप का अनुसरण करते हैं। इस नृत्य में कलाकार धोती पहनते हैं और मोर के पंख लगाते हैं और इस नृत्य में 2 पंक्ति भक्ति काव्य की गाई जाती हैं जिसे दिवारी कहा जाता है। राई नृत्य। तो राई नृत्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता है जैसे बच्चे का जन्म, शादी, विवाह आदि अवसरों पर किया जाता है। राई नृत्य वर्ग विशेष की महिलाओं जैसे बेड़नियाँ कहते हैं द्वारा किया जाता है। इनके अभाव में स्त्री वेशधारी पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल तथा मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने क्षेत्र की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है। राई नृत्य के साथ विशेषता सुप्रसिद्ध लोक कवि ईश्वरी की फागें गाई जाती हैं। तमाशा। तमाशा मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है। तमाशा शब्द मूल रूप से फारसी शब्द से लिया गया है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन विशेषकर पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है। बाद में इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी। महाराष्ट्र में तमाशा 2 प्रकार का होता है, ढोलकी फड़चा तमाशा और संगीता बर्मा तमाशा। इस नृत्य में ढोलकी, ड्रम, मंजीरा, झांझ और हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला है लावड़ी नृत्य। तो यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह माना जाता है कि इस नृत्य शैली का उद्भव मनोरंजन तथा थके हुए सैनिकों को जोश और उत्साह से भरने के लिए हुआ था। यह मनोबल को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। लावड़ी नृत्य एक समूह में किया जाता है। इसमें एक महिला द्वारा गीत गाया जाता है जो अपने प्रेमी को स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रही होती है। इस नृत्य में महिलाओं की पोशाक अत्यंत आकर्षक होती है। महिलाएं एक लंबी साड़ी, हार, गहने, कान के छल्ले, पायल आदि आभूषण पहनती हैं। बिंदी इस नृत्य का महत्वपूर्ण सहायक आभूषण है। इसमें विषय धर्म, राजनीति और समाज पर केंद्रित रहते हैं और महाराष्ट्र की कुछ जातियां जैसे महार, कुंभार, मदंग आदि लावड़ी का कार्य करती हैं। लुड्डी लोक नृत्य। यह पंजाब का एक पुरुष लोक नृत्य है। इसका प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है, किंतु शादी में होने वाले विशेष कार्यक्रमों में इसका आयोजन विशेष तौर पर होता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा सरल है। इसमें केवल एक ढीली शर्ट या कुर्ता और लंगोटी का उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ पगड़ी बांधते हैं। इस नृत्य में एक ढोलकिया भी शामिल रहता है जो पुरुषों के साथ ढोलक बजाता है। इस नृत्य की गति धीमी है। कुछ कलाकारों ने इसे भांगड़ा के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया है। अगला है भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य पंजाब के सबसे चमकदार लोक नृत्यों में से एक है। भांगड़ा का आयोजन बैसाखी के त्यौहार से शुरू होता है। यह नृत्य किसानों द्वारा पिछले सीजन या मौसम की समाप्ति तथा नए सीजन मौसम की शुरुआत की खुशी में किया जाता है, जो हर वर्ष 14 अप्रैल को पड़ता है।
यह नृत्य स्त्री व पुरुष द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख उपशैलियाँ धमाल, झूमर तथा गिद्धा है। यह नृत्य आमतौर पर एक ढोल के साथ एकल तार वाले वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस नृत्य के गीत पंजाबी भाषा में बोलिस नामक छोटे वाक्यांशों में लिखे जाते हैं। इस नृत्य में पुरुष पोशाक में कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं घाघरा, सलवार कमीज तथा दुपट्टा पहनती हैं। गिद्धा लोक नृत्य। गिद्धा नृत्य पंजाब राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य पंजाबी महिलाओं द्वारा लोहड़ी के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा यह नृत्य विवाह, मुंडन और तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है। गिद्धा का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से मंडलियों में किया जाता है। यह नृत्य अत्यंत कठिन लोक नृत्य है। इस नृत्य में पैरों की गति का विशेष महत्व है। इस नृत्य में नर्तक मधुर तथा सुरीली आवाज में तालियों की थाप के साथ लोकगीत गाते हैं। इस नृत्य में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ढोल, घड़ा तथा ताली बजाना का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के गीतों के विषय मिथकों, दैनिक जीवन, प्रेम संबंधों तथा राजनीति आदि पर आधारित होते हैं। नौटंकी। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन सामान्य रूप में या विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह, बच्चे का जन्म इत्यादि। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। आमतौर पर इस नृत्य का प्रदर्शन आधी रात में शुरू होता है। इस नृत्य में लोकगीत और पौराणिक नाटक शामिल होते हैं, जो लोकगीतों और नृत्यों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। यह नृत्य टेलीविज़न और भारतीय फिल्मों के आगमन से पहले मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। इस नृत्य में विषय के अनुरूप वेशभूषा प्रयोग किया जाता है। रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति वृंदावन उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। इस नृत्य का आयोजन विशेषकर मथुरा और वृंदावन शहरों में किया जाता है। रासलीला का प्रदर्शन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया जाता है। इस नृत्य में गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लोक नृत्य समूह में किया जाता है, जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों शामिल होते हैं। रासलीला को प्रेम का नृत्य भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की सभी अटखेलियों को एक धागे में पिरोकर और उनको नाटकीय रूप देकर रास लीला खेली जाती है। पुरुष अपनी पोशाक में पीले रंग की धोती, भारी गहने और अपने सर पर मोरपंख लगाते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और दुपट्टा पहनती हैं और इस नृत्य में ढोल और झांझर के साथ शीतल, लयबद्ध और मधुर गीत बजाए जाते हैं। अगला है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाले एक नाटकीय लोक नृत्य है। इस नृत्य के प्रदर्शन में घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हुई विभिन्न चरणों में नृत्य करती हैं। यह पिरामिड 108 तेल के दीपक से जलाया जाता है। यह नृत्य का प्रदर्शन होली के त्योहार के बाद तीसरे दिन किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में नर्तक अपने शरीर को मोड़ नहीं सकते और ना ही अपनी गर्दन को हिला सकते हैं। इस नृत्य को सामान्यतः साहसी तथा फुर्तीली महिलाएं ही कर पाती हैं। कलाकारों की वेशभूषा ब्रज संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। ओग्गू कथा। तो यह नृत्य तेलंगाना के एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ साथ लोकगीतों का भी गायन किया जाता है। इस लोक नृत्य का आयोजन संक्रांति से उगादि तक किया जाता है। यह आयोजन की अवधि जतारा कहा जाता है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। इस समूह में 4-6 सदस्य होते हैं। 4 से 6 सदस्य होते हैं और इस नृत्य में गीतों के माध्यम से कलाकार हिंदू देवताओं की प्रशंसा और कहानियों का वर्णन करते हैं। इस नृत्य के कलाकार घुटनों तक एक धोती, एक रंगीन कमीज, सिर पर रंगीन कपड़ा, एक रंगीन कमरबंद तथा टखने की घड़ियां आदि पहनते हैं। इसमें मुख्य
कथाकार के पास 7 गोले से बनी एक श्रृंखला होती है जिसे ग्वाला दर्शनम कहा जाता है। लंबाड़ी। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना राज्य की बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस जनजाति को सुगाली भी कहा जाता है। इस नृत्य का आयोजन फसल के रोपड़, कटाई और बुवाई के समय किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में केवल महिला द्वारा किया जाता है। पुरुष इस नृत्य में केवल संगीत वाद्य यंत्र और ड्रम बजाने का काम करते हैं। इस नृत्य में महिलाएं स्वयं को पीतल की पायल, चूड़ियों, अलंकृत गहने और कांच के मोतियों से सजाती हैं। किसान के दिन प्रतिदिनों के कार्यों जैसे फसल की कटाई, बुवाई, रोपाई आदि का प्रतिनिधित्व इस नृत्य में किया जाता है। दशहरा, दीपावली और होली जैसे त्योहारों के दौरान ये आदिवासी लोग घर घर जाकर नाचते हैं और भिक्षा प्राप्त करते हैं। डसकथिया। डसकथिया नृत्य भारत के ओडिशा राज्य में किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य का आयोजन भगवान शिव की पूजा के समय किया जाता है, अर्थात यह मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है जिसमें 2 लोग होते हैं, एक मुख्य गायक और दूसरे को पलिया के नाम से जाना जाता है। इस लोक नृत्य का नाम डसकथिया एक संगीत वाद्य यंत्र जो मोटी लकड़ी के 2 छोटे टुकड़ों से बना होता है के नाम पर रखा गया है। इस नृत्य में गायक धार्मिक और पौराणिक कविताओं को गाता है। इस नृत्य में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, रुद्र, महादेव आदि की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अपनी शैलीगत स्थानीय विशिष्टता के कारण से मयूरभंज छऊ कहा जाता है। यह नृत्य हर वर्ष वसंत के त्योहार मौसम में प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य समूह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, किंतु इस नृत्य में पुरुष मुखौटा का प्रयोग नहीं करते, इसलिए पश्चिम बंगाल के छऊ से भिन्न है। इस नृत्य के विषय रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रकरणों पर आधारित होते हैं। इस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए नर्तक शारीरिक गतियों तथा चेहरे के हाव भाव द्वारा अपने चरित्र की अभिव्यक्ति करते हैं। ख्याल या ख्याल। तो यह जो नृत्य है राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य जो राजस्थान के लोक नृत्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस नृत्य का दर्शन भवाई जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है और इस नृत्य की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती। तब यह नृत्य जाटों द्वारा किया जाता था। इस नृत्य का प्रदर्शन रामायण और महाभारत से काफ़ी प्रभावित है। इस नृत्य में कलाकार देवताओं की कहानियों के माध्यम से समाज को शिक्षित करते हैं। इस नृत्य के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उजागर कर समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य राजस्थान के उदयपुर जिले की भील जनजाति का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है जो भगवान शिव और पार्वती या गौरी को समर्पित है। गौरी को समर्पित होने के कारण से गौरी नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन मानसून के दौरान किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन पुरुष व महिलाएं सुबह से शाम तक समूह में एक साथ करते हैं। इस नृत्य में गीतों का प्रयोग किया जाता है जो नृत्य का निरंतर आधार बनाते हैं। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भील नर्तकों की चाल है। इस नृत्य में नर्तकों की वेशभूषा जनजातीय रूप धारण किए होती है। इस नृत्य में भील जनजाति के कलाकार जंगली वस्तुओं से निर्मित विविध प्रकार के आभूषण पहनते हैं जो अत्यंत आकर्षक होते हैं। थेरुकुट्टू। थेरुकुट्टू तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण लोगों का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य का आयोजन सामान्यतः ग्राम त्योहारों के समय पंगुनी और आदि के महीनों में किया जाता है। थेरुकुट्टू तमिलनाडु के उत्तरी जिले में अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य का प्रदर्शन समूह मंडली में किया जाता है। इस नृत्य में मेकअप व वेशभूषा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस नृत्य में कहानी, संवाद, गीत और नृत्य आदि सभी एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य के विषय पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथाओं से लिए जाते हैं। यह नृत्य देर शाम से शुरू होता है और देर रात तक चलता है। पांडव नृत्य। यह लोक नृत्य उत्तराखंड के विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह नृत्य का आयोजन दशहरा और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य समूह में किया जाता है।
इस लोक नृत्य का विषय महाभारत की कहानी से संबंधित है। इस नृत्य में महाभारत के पांडवों की कहानी को नृत्य व संगीत के माध्यम से सरल व सहज शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के कलाकारों की वेशभूषा महाभारत के चरित्रों से मिलती जुलती बनाई जाती है। छोलिया लोक नृत्य। छोलिया उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन युद्ध के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष प्राचीन सैनिकों जैसी वेशभूषा पहनकर तलवार और ढाल लेकर युद्ध जैसा नृत्य करते हैं, जिसमें उत्तराखंड के लोग वाद्य ढोल, दमाऊ, तुरही और मस्कवीन भी शिरकत करते हैं। इस नृत्य को एक अन्य नाम छलिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य यह दिखाना होता है कि युद्ध भूमि में दुश्मन को छल से कैसे हराया जाता है। इस नृत्य में युद्ध की तरह संगीत से सुसज्जित तलवार जैसे लैस ये अपने साथी नर्तकों के साथ नकली झगड़े में संलग्न होकर पूरी तरह से संतुलित तरीके से नृत्य करते हैं। भागवत मेला नाटकम। भागवत मेला नाटकम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में किया जाता है। यह नृत्य नरसिंह अवतार के जन्म अर्थात जून के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह नृत्य का प्रदर्शन समूह में किया जाता है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन मंदिर के सामने किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक समय में पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। इस नृत्य में गीतों की व्याख्या संवाद, मुद्रा और भाव के माध्यम से की जाती है। इस नृत्य में तंबूरा, बांसुरी, वायलिन, मृदंग और तालम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भागवत मेला की कहानी सामान्यतः हिंदू महाकाव्य पुराणों पर आधारित होती हैं। छऊ लोक नृत्य। यह पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय लोक नृत्य है। चूंकि छऊ नृत्य इस रूप की कल्पना पश्चिम बंगाल के राज्य के पुरुलिया जिले में की गई थी, इसलिए इसे पुरुलिया छऊ नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य हर वर्ष बसंत के मौसम के समय प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य समूह में केवल पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। यह एक मुखौटा नृत्य है जिसमें पुरुष कथा के अनुसार मुखौटा पहनते हैं। यह एक पौराणिक नृत्य भी है क्योंकि यह मुख्य रूप से महाभारत और रामायण के महान काव्यों के विभिन्न प्रकरणों पर आधारित है। इस नृत्य के दौरान कलाकार मार्शल आर्ट, कलाबाजी, लोक नृत्य आदि का प्रदर्शन बेहतर मनोरंजक ढंग से करते हैं। पुरुलिया छऊ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।